इस सेशन में हम देखेंगे या करेंगे वो बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स को देखना है कि आप किस तरह उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सोसाइटी के में इश्यूज क्या हैं, सोशल इश्यूज क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। तो आप क्या वहां पे बैठ के उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं अगर उर्दू में आपसे पूछता हूँ तो हार्डली आपका फोकस जो है इस चीज पे जाएगा कि जी लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एटलीस्ट इस जो सेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं एंड तक लाजमी सुनिएगा। आपकी जो एसए के बारे में क्वेरीज हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो जाएंगी और उसमें हम स्ट्रक्चर भी आज कर लेंगे। मतलब आई विल ट्राई टू comprehend एसए इन दिस वन सिंगल लेक्चर। मैं उसको comprehend करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। सो वो जो मैंने बात अब जब से पूछी, जब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो आप ये सोच नहीं रहे कि आपकी वोकेबलरी उसमें किस तरह की यूज होगी। आप जस्ट यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन हमारे यहाँ या हमें एक मिसकॉन्सेप्शन ये बताई जाती है यू नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ब्ला ब्ला ब्ला। लिटरली स्पीकिंग स्टिल अभी तक आई डोंट नो व्हाट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज। ये वोकेबलरी क्या है। इट इज अबाउट योर राइटिंग स्किल्स कि जब आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो जाती हैं, आप आइडियाज को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट में भी यही वो बात करता है कि ज्यादातर जो कंटेंट है वो प्लेजराइज्ड होता है। प्लेजराइज की सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपने किसी जगह से कोई एक आइडिया उठाया, उसको आपने दूसरी जगह पे डाल दिया। एक होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं फिर उसकी बेस पे एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस ड्यू टू हिस्टोरिकल फेलियर्स। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हिस्टोरिकली डेट्स ज्यादा लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है। ठीक है। और उसमें मैं नीचे बता देता हूँ कि 1960s से हमारा आईएमएफ के साथ एक स्टार्ट होता है। या मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्स क्राइसिस से गुजर रही है क्योंकि आज हमारे पास एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। सो ये क्या है कि ये वो प्रैक्टिकल बेसिस हैं जिसको हम आगे जाके देखते भी हैं किस तरह से उसको सब्सटेंशिएट मतलब उसको फैक्चुअल बनाते हैं। तो ऐसे अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, स्टार्ट में आपको तो ऐसे इज द सिंपलेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अगर इसको परफेक्टली सीखा जाए। किस तरह, क्या है कि बेसिकली ये एक एनालिसिस है। ठीक है। डेली लाइफ पर्टिकुलर टॉपिक की डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ स्मोक इन लाहौर। कि अब हमारे यहाँ स्मोक है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अब आप उसको पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा इसकी कुछ कॉजेज होंगी, कुछ क्या होंगे इसके इम्पैक्ट्स होंगे, फिर सॉल्यूशंस होंगे। कॉजेज क्या हो सकती हैं जी, पोल्यूशन है उसमें, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, गवर्नमेंट जो है उसमें उसका अपना रोल नहीं, कहीं आप देखते नहीं इर्द गिर्द देखते। बेसिकली आप ये समझें कि आप वो टॉपिक बन के सेंटर में खड़े हो गए हैं। फिर इर्द गिर्द देखते हैं कि आपको वो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इम्पेक्ट कर रही हैं। फिर उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपकी दुनिया में इम्पैक्ट हो रही है। सो यानी इसके डिफरेंट एनालिसिस करते हैं आप। ठीक है। एक डेली लाइफ है, डिस्कशन यूजिंग कॉमन एग्जांपल्स है और रिटन इन एग्जाम्स हॉल है। कि ये नहीं है कि आप पहले प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले प्रिपेयर करके जाएंगे और आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, हाँ सफिशिएंट डाटा आपने उस पर पढ़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है ना, जो वो चीज़ आपको कोई नहीं बताता, आपको ये तो बताते हैं प्रिपेयर कर लें, बट हाउ टू रिप्रोड्यूस दैट ऑन द पेपर ये आपको कोई नहीं बताता। ये कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव है, एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव है। ठीक है। जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ स्मोक इन लाहौर। ठीक है, ये मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। सो ये है कि जब हम ये बात करते हैं, ये हम बात करते हैं कि आपके पास कि एक ऐसे जो है एक कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी। सो उसी तरह से आपने इसको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। अब मिसकॉन्सेप्शन क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की,
आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि ऐसे इज द टेस्ट ऑफ वोकेबलरी, या बताया गया है जिनको? बी ऑनेस्ट। या आपके पास हाई फाई वोकेबलरी होनी चाहिए? या अ लॉट ऑफ डेटा एंड रिसर्च इज रिक्वायर्ड? एग्जामिनर कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज जो है वो चाहता है आपके पास? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। बुक्स रीडिंग, फिलोसफिकल एनालिसिस होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए। जिन जिन ने इनके बारे में सुना है, 1 मिनट लें, इनको पढ़ें और हैंड रेज करें। आपके पास जो है वो आपको बता। अच्छा जी। और यकीन माने, इसमें कोई आपका वो कोई फॉल्ट नहीं है। जब मैं स्टार्ट में आया तो मुझे याद है, मुझे एक बंदे ने जीआरई की वर्ड लिस्ट बता दी और कहा कि जी ये सारी लिस्ट, जीआरई की वर्ड लिस्ट बेसिकली उसमें 3-4 हज़ार वर्ड्स होते हैं। वो मुझे पकड़ा दीजिए, ये पढ़ लो आप। फिर मुझे कहा कि जी आप तो रिसर्च, अगर डाटा ये एजुकेशन है, इस पे 30-40 आर्टिकल पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, फलां पढ़ो। और एग्जामिनर के सामने जब तक आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल के पास करेंगे। फिर मुझे एक टीचर है ग्रामर के, उनके पास गया, नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने कहा कि आपकी तो ग्रामर ही बड़ी वीक है, आपको तो रैंदन मार्टिन सारी पढ़नी पड़ेगी, ये बुक्स आप पढ़ो, उसके बाद आप पास करोगे। कितने लोग इस चीज का शिकार हुए हैं? हैंड रेस करें ऑनेस्टली, थोड़ा सा इंटरेक्टिव इसको रखते हैं कि आपने ये तैयारी स्टार्ट की और आपके पास ये आ गया। अच्छा जी, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन मतलब होता है कि एक होता है बात को खत्म करना, पंजाबी च उसको, पंजाबी च उन्होंने कहते हैं गल मुकाओ। राइट, सिंपल। सिंपली लिखें। स्मोक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज राइट नाउ faced by the people of Lahore. The people of Lahore are facing the issue of smoke due to multiple reasons. One of the reason is the environmental changes. Secondly, the government is not taking effective measures to counter this. Just give me a second. I'll back. अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे, हम सॉरी ये कॉल आ गई थी एक दरम्यान में। बात कर रहे थे जी, सिंपल लिखें, फोकस ऑन स्पेलिंग। अच्छा, मैंने एक रूल ये बनाया, जब मैं ना लिखता था तो मेरे एक बड़े काइंड टीचर थे, तो मैं चेक करवाना, तो उसमें जो गलतियां निकलती थी मैंने उनका रजिस्टर अलहदा बना लिया। स्पेलिंग की मिस्टेक थी, अक्सर औकात हम स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होते हैं, एस की कर रहे होते हैं, या ग्रामर की जो है वो कर रहे होते हैं। मैंने 10-15 लिखी तो, राइटिंग लिखी तो मेरी वो ग्रामर की मिस्टेक्स मुझे पता चल गई। और मुझे ये पता चल गया कि जी मैंने ये गलतियां मैं करता हूँ। ठीक है।
जब मुझे ये चीजें पता चल गई तो मैंने उसके बाद क्या किया कि मैंने वो गलतियां कभी भी नहीं की। यानी मुझे पता था कि ये वाली जो चीजें हैं या ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ही आपके पास क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मेरी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे अपने आइडियाज पे फोकस करना है। अब 2019 में मैंने जो ऐसे अटेम्प्ट किया था, दैट वाज टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। बड़ा ही कॉमन टॉपिक था, और उसके बाद आपके पास तकरीबन सब लोगों ने वही अटेम्प्ट किया था, बट स्टिल आई मैंने टू पास दैट पेपर। उसके बाद 2021 वाला जो पीएमएस था, उसमें मैंने फ्यूचर ऑफ एआई पे किया। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट और उस पे किया। सो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे किस तरह से वो मैंने अपना एक मेथड डेवलप किया जिसके थ्रू आई वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड दैट थिंग एंड दैट वर्क परफेक्टली। फोकस ऑन आइडियाज नॉट ग्रामर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक डायलेमा है, अनफॉर्चुनेटली, ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश ग्रामर और एनीथिंग एल्स। आप में से कितने लोगों को ये बताया गया है कि आपने पहले पढ़ा हो कि ये ऐसे की ये टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव है, इलस्ट्रेटिव है, फिगरेटिव है, ये है वो है। ग्रामर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, यस इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना उस पर फोकस किया जा सकता है। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग इन दीज 6 मंथ्स, रिमेंबर दिस। आपको कुछ ऐसा एक्सेप्शनल डेवलप करना पड़ेगा जो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, यू विल बी एबल टू राइट ऑन दैट। लास्ट टाइम मुझे याद है जब ये लास्ट पेपर हुए थे, तो एंड पे हमने ऐसे ही, मैं वैसे ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आई एम अथॉरिटी ऑन दैट, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के हैं, या उनको प्रैक्टिस के लिए सेशन रखता हूँ। और उसमें हमने कोशिश भी यही की है, जैसे अब वो बच्चों का एक बच्चा है, एक सर, वो तो 15,000 पर मंथ और ये वो इस तरह से ले रहे हैं, इतने महीने का सेशन है हम में, तो उसमें मुझे समझ भी नहीं आती। सो आई हैव ट्राइड टू जस्ट एक्सपेंड दिस 1 मंथ सेशन जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि अच्छा लिखना इस तरह है। आई टीच यू हाउ टू राइट, ठीक है, हाउ टू थिंक इफेक्टिवली। और ये सेल्फ क्रिएशन है, और ऐसे हमेशा सेल्फ क्रिएशन से आता है। अब मैं एक सिंपल सा अगर हम बात करते हैं, इसको हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे ऐसे राइटिंग में स्टेप्स क्या हैं जिस पे आपको 15 15 20 20 30 30 लेक्चर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपकी चॉइस ऑफ टॉपिक है। अब चॉइस ऑफ टॉपिक क्या है? चॉइस ऑफ टॉपिक ये है कि आपके सामने 10 टॉपिक्स आए, उनमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपने ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक आप अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने क्लाइमेट पे आ गया, मेरे सामने टूरिज्म पे आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आ गया। आई हैव टू फिगर दैट आउट कि मैं इसमें कौन सा कर सकता हूँ, और उसकी एक स्टेटमेंट बनाना। जैसे कुछ लोग पहले भी मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रोज सुबह 9 बजे उठें, कोई स्टेटमेंट उठाएं और लिखना शुरू कर दें। जिस दिन आप 40 दिन 40 आउटलाइन डेली 9 से 10 बजे तक बना लेंगे, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप कैसे पास हो। और उसके लिए हमें आउटलाइन लिखने की जरूरत है। देखें, पैराग्राफ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यस इट प्ले अ ह्यूज रोल इन योर एसे। बट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कितने लोग जो हैं इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि जब वो खोलेंगे तो पहले एग्जामिनर के पास उनकी आउटलाइन आएगी। यानी आपने पहले खोला है, आपके सामने आउटलाइन आएगी, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है। दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ एसे। अब डिपेंड करता है कि वो टॉपिक किस तरह है, उसकी आपने स्टेटमेंट बनानी है। जब स्टेटमेंट आप बना लेंगे तो आपका ऐसे डीकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसमें 1.1 आप लिखें, ABC लिखें, ये लिखें, वो लिखें, इट डजेंट मैटर अनलेस एंड अनटिल आपकी इनमें कोई आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और आपने रेलेवेंट लिखा है। आई एश्योर यू आप कैसे पास होगा। अब आते हैं जी उसका जो इंट्रोडक्शन है। ये इस एक चार्ट में आपको सारे ऐसे की समझ आ जाएगी, आपको कोई और लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले आप क्या करते हैं इंट्रोडक्शन में, अपने टॉपिक को क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लेट मी। चले हम उसको एंड पे करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने देता हूँ जिसको हम क्लास में भी डिटेल में भी करेंगे। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? अब मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक बना लिया। ठीक है, उसको आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड अदर। Therefore, it is important to take pertinent or effective measures to rectify या to make the situation of Pakistan's economy better। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद टॉपिक को डिफाइन किया, फिर उसके बाद डिस्क्राइब किया कि ये टॉपिक ये है, यानी 3 लाइनों में मैंने ये कर दिया। ये आप क्या कर लें इंट्रोडक्शन में, आउटलाइन से ही मैं आपको इंट्रोडक्शन लिखवाना भी सिखाऊंगा। यानी दिस इज प्योर मैथमेटिकल साइंस। ये एक मैथ्स है। बिलीव यू मी, लोगों को लगता है कि नहीं है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन दिस। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपना प्लान बताते हैं कि आप किस तरह से उसको आगे लेके जाएंगे। इसी तरह जिस तरह ये आपके पास है, यहाँ पे हम 3 से 4, यानी आप इस पूरे एसे की समरी जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी पूरे आप ये समझें, ये जो एसे आपने 15 से 16 पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी आपने प्रेस ही करके यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी। फिर टॉपिक सेंटेंस जो है कैरी द थीम एंड आउटलाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। फिर ईच पैराग्राफ उसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है। मैं कहता हूँ जी एक्सपोर्ट्स इज द मेजर ऑफ इशू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, लैक ऑफ एक्सपोर्ट्स। फिर मैं कहूंगा कि जी इतने परसेंट एक्सपोर्ट्स हो रही है, इतने परसेंट नहीं हो रही, देयर फॉर इट इज आपके पास क्या है, सॉरी, ये एक इशू है। इसी तरह मैं टॉपिक वाइज चलता जाऊंगा और फिर मैं आपके कहूंगा कि आपके पास, मैं आपके साथ एक जो क्लास में जब आप आएंगे ना, एक इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड की बुक है वो भी शेयर करूंगा, जिसमें आपको बड़ा ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। देन आप कंक्लूजन पे जाते हैं, कंक्लूजन में भी इस तरह आप समराइज करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। जो आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया, जितने भी टॉपिक हैं यू हैव टू राइट इन दिस वे। ठीक है। अब मैं सिंपल सी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद चूंकि हमारा टाइम भी है, हम उसको कर लेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो, मैं मेरा ये मानना है कि आप जिस टाइम एक टॉपिक को चूज करते हैं, आपका 100% ये डिसाइड हो जाता है आप कैसे पास या फेल होगा। उसके बाद आप जो मर्जी लिखते रहें। टॉपिक को किस तरह चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके सामने ये पेपर आ गया 2023 का जो था, इंट्रोडक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, not all recycling projects are most effective, the fool speaks, a friend walks, online learning, uh, learning is only convenient but often more effective than traditional classrooms. People have become overly dependent on technology. Both parents should assume equal responsibility in raising a child. Boys will be boys. अब कुछ लोग कहते हैं जी ये पेपर बहुत टफ है। How many of you think that this paper is tough and they cannot attempt? अभी आपने ऐसे पढ़ा नहीं है, हैंड रेज करें।
चलें छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अपने माइंड में ये सोचें, अपने माइंड में ऑनलाइन लर्निंग के 5 फायदे सोचें। ऑनलाइन लर्निंग की वजह से टाइम सेव होता है, पैसे बचते हैं, लोगों तक ज़्यादा एक्सेस होती है। और क्या हो सकती है, चलें सोचें। आपने कहीं पे सुना हो, इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है, आप पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। ये बातें सबको पता है, हैंड रेज करें जिसको पता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी, ट्रेडिशनल क्लासरूम के नुकसानात क्या हैं। नुकसानात ये हैं कि वहाँ पे टीचर्स आते नहीं हैं, उसके अलावा वहाँ पे इतने इंटरेक्टिव नहीं होते, वर्ल्ड क्लास नहीं होते, ये चीज़ें आ गई। अब ऑनलाइन लर्निंग पाकिस्तान में पॉसिबल क्यों नहीं है। मैं जी पहली बात ये करता हूँ, पाकिस्तान में पूरे मुल्क में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि जो हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, इंटरनेट लिटरेसी, वो नहीं है। फिर क्या है कि इसकी वजह साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। अब ये बातें किस किस को पता है, हैंड रेज करें। चलें जी। अब मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ठीक करने के लिए आप स्टेप्स ले लें। कि जी आपके पास इंटरनेट के रिसो इंटरनेट नहीं है पूरे मुल्क में, पहले आपको इसको मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके एथिक्स बनाने पड़ेंगे, फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए। आपने 16 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। 16 पॉइंट्स लिखने हैं। आपका ऐसे अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। या आपके माइंड में जो आपको बताया जाता है कि आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ हैं या नहीं है। मसला ये है कि आपके माइंड को ये नहीं पता कि आपने हाथों के थ्रू पेपर पे कैसे लेके आना है। ठीक है। जैसे मैं पूछता हूँ, पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, अब आपको ये नहीं पता कि इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। दैट यू हैव टू लर्न, दैट हाउ आई कैन यूज माई एग्जिस्टिंग नॉलेज। बिलीव यू मी, आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इज मच 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 मोर बेटर देन व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। बिकॉज उसमें ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज है, ये मेरे आइडियाज हैं, कोई और इसको नहीं कर सकता। सो ये एग्जामिनर भी ये बात करता है, रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, जिसमें एग्जामिनर ये बात करता है कि इट वाज प्लेजराइज कंटेंट टेकन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। सो ये तो आपकी जी मिसकंसेप्शन, मैंने यहाँ पे अभी आपके माइंड के सामने मैंने बातें की, एंड यू आर एबल टू राइट इट डाउन। ठीक है। अब मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे, अब ये जो है ना 6 and 8, दीज आर प्रॉब्लमेटिक जो है वो एसेज हैं। ठीक है जी। इसको हम किस तरह देखते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज अ प्रॉब्लम, एन इशू हैविंग सम कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है। मैं कहता हूँ जी, टूरिज्म, क्राइसिस ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जहां पे क्राइसिस आ गए यानी आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। अब उस डोमेन को हमने ये देखना है कि जैसे अब मैंने आपको बताया थोड़ा सा, इसको अब हम कोहेरेंटली देखें तो ये है कि वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल स्फेयर में भी इम्पैक्ट कर रही होती है, यानी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में फर्दर जब मैं आपको एक पूरा एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, पूरा एक एनालिसिस किया हुआ है कि अच्छा पॉलिटिक्स में आ जाए, वोटर को हमने लिखना है, हमने उसके बाद पॉलिसीज को देखना है, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखना है, हमने पोलराइजेशन को देखना है, सोशल में हमने अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है, पॉवर्टी को देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि सोसाइटी में जो क्लास डिफरेंस है वो किस तरह है, इकोनॉमी में इम्पैक्ट देखना है, टेक्नोलॉजी पे देखना है, ग्लोबल पे देखना है। सो दीज आर द थीम्स। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। अब ये दो तरह से हो सकती है, या तो ये स्टेटमेंट हो सकती है पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, या फिर आपके पास इसको सेट किया जा सकता है जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। अगर वो आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट के तौर पे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल द राइज ऑफ जेंडर क्राइम्स इन पाकिस्तान,
अब आपने अपने माइंड में क्या करना है कि इसको प्रॉब्लमेटिक बनाना है। फार्मूला क्या है? वाई जेंडर क्राइम्स आर राइजिंग इन पाकिस्तान। ठीक है। हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इन सोसाइटी एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। 5 points here, 5 points here, 5 points here, and you are able to राइट इट डाउन। अब इसको आप यहाँ पे आए, वाई में देखें कि पॉलिटिक्स में एक पॉइंट देख लें, सोशल में एक देख लें। पॉलिटिक्स इसमें ये है कि वहाँ पे इफेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं है। सोशल में ये है कि सोसाइटी ज़्यादा इनटॉलरेंट हो चुकी है। इकोनॉमिक में इस वजह से ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी में ये देखते हैं कि ऑनलाइन हरासमेंट है। ग्लोबली हम देखें तो आपके पास ये इम्पैक्ट है जो ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। और ये देखें नीचे, व्हाई आर जेंडर क्राइम्स राइजिंग इन पाकिस्तान, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर आवर सोसाइटी एंड हाउ वी कैन टैकल इट, हाउ कैन वी टैकल इट। इसी तरह आप ऑनलाइन लर्निंग को देख लें, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है कि ऑनलाइन लर्निंग, व्हाई ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट। ठीक है। और नॉट ओनली कन्वीनियंट बट मोर इफेक्टिव। हाउ इट इज कन्वीनियंट एंड मोर इफेक्टिव देन क्लासरूम, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, या इसमें इम्पेडिमेंट्स क्या है। उसके बाद पीपल हैव ओवरली बिकम ऑन टेक्नोलॉजी। क्यों? व्हाई पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, what are the impacts of this over dependence, and how we can, अगर वो नेगेटिव है, यानी प्रॉब्लम में हमेशा इम्पैक्ट नेगेटिव होंगे, उसको हाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है। तो उसको हम अब ये देखें, ये वो डोमेन्स हैं सारी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल। ये वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिक्स में आपने देखना है इंडिविजुअल पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, स्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल पे। इसी तरह इकोनॉमी पे आपने देखना है कि इंडिविजुअली इस प्रॉब्लम का, मैं कहता हूँ जी आपके पास ग्लोबलाइजेशन का इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, स्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट है। सोशल में वुमेन है, मेन है, पुअर है, रिच है, माइनॉरिटीज हैं, पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज है, फैमिली है, लॉ ऑर्डर है, फैमिली वैल्यूज हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है ना? कितने लोग मेरे साथ हैं? हैंड रेज करें, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि हम ऐसे को अगर टेक्निकली करें तो हमारा ऐसे हो सकता है? अच्छा, पॉलिटिक्स में आप देखें, ये मैं थोड़ा थोड़ा ना आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स, कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। इसको हम जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो डिटेल में करते हैं। कि मैंने आपको वो कोई फिलॉसफी नहीं बताई कि ये बुक्स ये इस तरह आप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक प्रैक्टिकल जो मैंने खुद सीखा बैठ के, वो मैंने आपको बताना है। फिर रोल इन पॉलिटिक्स क्या है, लोग इन रोल इन पॉलिसी फार्मूलेशन क्या है, रोल इन गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट एक्शन ऑन पॉलिसी फार्मूलेशन। फिर इकोनॉमिक में इंडिविजुअल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड डायनामिक्स। मतलब बिलीव यू मी, बाय द एंड ऑफ दिस थिंग, जब आप इस एक डॉक्यूमेंट को जो मैं आपको दूंगा भी पढ़ लेंगे, तो यू विल बी एबल टू राइट 20, 40, 50 पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विदाउट रीडिंग एनीथिंग। सो रिमेंबर दिस। आपने नहीं भी पढ़ना, आपने जब भी किसी टॉपिक को देखना है, इन डोमेन्स में देखना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी, और इन लेवल पे देखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने इसी तरह जाना है, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है। अब देखते हैं जी हम ग्लोबलाइजेशन। मेरा दिल है कि आज ही आपको ना ऐसे लिखना सिखा दिया जाए। अब ग्लोबल, जो मैं पहले बात कर रहा था आपके सामने, एक स्ट्रक्चर मैंने रखा था। Globalization pros and cons. You must introduce your topic by stating your stance on the topic, how you are going to dissect it for better understanding. Note that your language doesn't matter until and unless you are writing error free. अब इसको हम डाइसेक्ट करते हैं। As globalization is mentioned, अब एक बंदा होता है, वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना शुरू कर देता है। अब डिफाइन करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब एग्जामिन। अच्छा, एक बात और जो है, आपको ना वो एज अ पॉलिसी मेकर के तौर पे देख रहे होते हैं, नॉट अदरवाइज। कि एक आप बंदे हैं या आपने जाके वहां पे देखना है सोसाइटी में। बेसिकली जब हम सर्विस में आते हैं, हम सर्विस में नहीं होते तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। सर्विस में आके लगता है कि हमें जो रिक्रूट किया जाता है, दो मकसद के लिए किया जाता है। एक, पहला काम ये
कि हमने जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है उनको एग्जीक्यूट करवाना है। जब तक हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सोसाइटी की, या हम प्ले पाकिस्तान में रहे हैं और सोच यूरोप वाला रहे हैं, तो देन इट इज इम्पॉसिबल। दूसरा, हमने पॉलिसीज बनानी है, तो अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे और हमारा माइंड ही नहीं है, तो एग्जामिनर भी हमें उसको नहीं देखेगा। अच्छा, दिस मीन्स एग्जामिनर हैज एन आइडिया अबाउट द टॉपिक एंड ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड, हमेशा ये याद रखें, जहां पे कॉन्स यानी नेगेटिव साइड आएगी, वहां पे उसका क्या होगा, वे फॉरवर्ड होगा। ठीक है जी, वहां पे उसका क्या होगा, वे फॉरवर्ड होगा। समझ आ रही है ना सबको? सारे साथ है मेरे? एनीवन जो ना हो साथ? चलें जी। अब हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था आप लोगों के लिए, try to make a statement out of this. Globalization has significantly contributed to the development of modern world, both at local and international level, since the inception of 19th century. However, there are certain loopholes which need to be curtailed by effective steps to materialize its truest potential. अब इसमें देखें, मैंने जब आपको कहा, आपने टॉपिक लिया, आपने 3 लाइनें लिखी, एंड एग्जामिनर हैज डिसाइडेड कि आपका पास होगा या नहीं होगा। मैंने पहली 3 लाइनों में क्या किया कि मैंने ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बोथ एट लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी प्रोज में मैंने बता दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे अपना स्कोप डिफाइन किया। मैंने कहा कि जी ये इंटरनेशनल लोकल लेवल पे भी जाएगी, और उसके बाद क्या है कि ये कराएगी, और मैंने कहा कि सिंस 19th सेंचुरी, ये भी बता दिया कि 19वीं सेंचुरी के बाद का मैं बताऊंगा। यहाँ से आप क्या करते हैं कि अपने टॉपिक को नैरो डाउन करते हैं। ठीक है, we have tried to keep our stance comprehensive as well as educating. Check the bolded words. This is the additional fact which showcases our understanding. हमने ये भी कहा दिया कि हमने 19वीं सेंचुरी के बाद हमें पता है किस तरह डेवलप हुई है ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से आई है आपके पास, लेकिन उसके सर्टन लूप होल्स हैं। और नीचे मैंने देखें, which need which need to be curtailed by steps to effectively to materialize its true potential। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, 4 से 5 पॉइंट्स पहले लिखेंगे इसके कि किस तरह से ये डेवलप हुआ, फिर उसके बाद आप कॉन्स पे बात करेंगे, वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे, जिसको दिस इज टर्म्ड एज अ थीसिस स्टेटमेंट फॉर योर एसे। दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट, कि आपने उस टॉपिक को किस तरह से सिग्निफिकेंटली समराइज किया इन 3 लाइंस, 3 or more प्रिसाइजली लाइंस। ठीक है, उसके बाद डिस्कस द सेकंड पोर्शन दैट इज रिलेटेड टू प्रोज एंड अप्लाई द फार्मूला। अब हर टॉपिक को आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा सा और इसको कर दिया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन citizen of Pakistan, that how globalization as an individual is more enlightened, literacy rate आपका ज़्यादा हो गया है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, ग्लोबल को कनेक्टिविटी मिल गई है, ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देख लें आपका ज़्यादा हो गया है, स्टेट जो है आप उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी आ गई है, ग्लोबल कनेक्टिविटी आ गई है, ट्रेड ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं, गवर्नेंस में आ गया है, इंटरनेशनल में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही, वर्ल्ड स्टेट एक ग्लोबल स्टेट बन रही है, ग्लोबल विलेज बन रहा है। कितने लोगों को कम से कम इनके 5 6 या 3 से 4 पॉइंट्स का पता है? हैंड रेज करें जी। इसी तरह नेगेटिव देख लें, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हाईजैक हो चुकी है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर है, लैक ऑफ फंडिंग है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर है, जिसको हम डिटेल में भी आगे देख लेंगे। अब इसी पॉइंट का आप देखें, मैं कहता हूँ जी क्लाइमेट चेंज पे एक्शन नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेंगे, उसका वे फॉरवर्ड लिख लेंगे जी, क्लाइमेट पे एक्शन होना चाहिए, बी पे होना चाहिए, सी पे होना चाहिए। इस तरह आपका क्या होता है कि ये हो जाता है। सो दिस वाज वन एग्जांपल कि आप किस तरह से इस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते थे। सो आई वुड स्टॉप हियर नाउ। आई वुड ओपन द माइक। आप अपना म्यूट अनम्यूट करके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क,
एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप वकास से जो है, अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए या आप उसको करना चाहते हैं, तो आप इसको वकास से बात करके जो है वो कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आई एम हियर अस्सलाम टू वालेकुम आंसर। सर। जी वालेकुम सलाम। सर फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई हूँ और मुझे एक टॉपिक आए टूरिज्म पे, जिस तरह जी 2021 में आया था, और मुझे जी कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। जी। तो मैं उस टाइम पे फिर क्या करूँगी? मैं